नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पॉलिटी के PYQs भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? जो संविधान सभा का गठन होता है वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था? वो हुआ था आपके कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। कब आया था ये मिशन भारत में? यह आया था आपका 1946 में। इस मिशन में 3 ब्रिटिश मंत्री शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इसी योजना के प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रमुख योगदान क्या था? क्या था 1909 का प्रमुख योगदान? तो वो था आपका क्या था? वो था आपका पृथक निर्वाचक मंडल। क्या था? पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी कारण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा शासन? द्वैध शासन। तो वो किया गया 1919। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय क्या है? इन पर गवर्नर अपनी कार्यपालिका परिषद के सहयोग से शासन करता था, जैसे न्याय, पुलिस और राजस्व। हस्तांतरित विषय क्या है? इन पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को लागू किया? कौन सा? 1935 जो अधिनियम है, किस व्यवस्था को लागू किया उसने? तो उन्हें लागू किया प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की व्यवस्था को लागू किया है। क्या ये प्रांतीय स्वायत्तता? इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। क्या गया? प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र तथा स्वशासी प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया। यानी प्रांतीय सरकारों को अपने दायरे में रहकर खुद फैसले लेने की छूट मिली। इसी अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और रियासतें शामिल होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु कब बनी? कब बनी संविधान सभा? तो वो आपकी बनी 1947 में। कब? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 8 ने, कौन सी धारा ने? 8 ने सभी संविधान सभा को पूर्ण रूप से एक संप्रभु संस्था घोषित कर दिया। संप्रभु बनने के बाद संविधान सभा पर से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। अब सभा ब्रिटिश काल के किसी भी कानून को बदलने, निरस्त करने या अपने अनुसार नया संविधान बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता की संविधान सबसे बड़ा है। किस अनुच्छेद में लिखा है? ये आपका अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 13 में। किसमें? अनुच्छेद 13 में। वैसे तो भारत के संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से संवैधानिक सर्वोच्चता शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32, कौन सा? अनुच्छेद 32 मिलकर इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से देते हैं। 13 आपका सबसे सही आंसर, 32 भी है पर आपका 13 सबसे ज़्यादा सही आंसर है। यह अनुच्छेद घोषणा करता है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है तो संविधान के खिलाफ हो तो वह कानून शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद की संविधान संशोधन शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ये संविधान में संशोधन हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में आपका लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद लिखा गया है 368 में। किसमें? 368 में। भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में
संशोधन करने की शक्ति और उनकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत मुख्य रूप से दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ये संसद के सभी लोग बहुमत दें, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A। कौन सी धारा 66A को किस मामले में निरस्त किया गया? किस मामले में निरस्त किया गया? तो वो किया गया आपका श्रेया सिंघल मामला। कौन सा? श्रेया सिंघल मामला। अब ये है क्या श्रेया सिंघल मामला? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आईटी एक्ट की धारा 66A को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। क्यों निरस्त किया था इस धारा को? अदालत ने माना कि यह धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) 19 है, एक पार्ट है और एक आपका द्वारा दिए गए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करती है। इसकी शब्दावली बहुत अस्पष्ट थी, जिससे सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने वाले निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का डर बना रहता था। ठीक है। धारा 66A, इसके तहत कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे मोबाइल हो गया के माध्यम से आपत्तिजनक, अप्रिय या अपमानजनक संदेश भेजने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान था, इसलिए धारा हटा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ? कौन सा सिद्धांत? मूल संरचना सिद्धांत। तो वो हुआ आपका केशवानंद भारती मामले में। कौन सा? केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब तक सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। क्या इस सिद्धांत का अर्थ? अदालत ने व्यवस्था दी कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी संविधान की बुनियादी आत्मा या उसके नींव को बदला नहीं जा सकता। वो संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना नहीं बदल सकती। अदालत ने किसी एक सूची में इसे सीमित नहीं किया, बल्कि समय समय पर इसके उदाहरण दिए गए, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है आपका? प्रस्तावना के संबंध में, यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन का कार्य करती है। क्या करती है? अगर आपको संविधान की व्याख्या जाननी है तो वो मार्गदर्शन का काम करेगी आपकी ये प्रस्तावना। जब संविधान की किसी धारा या अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होती है तो न्यायपालिका उसके वास्तविक अर्थ और संविधान निर्माताओं के विचार को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लेती है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कानूनी व्याख्या का मार्गदर्शक या संवैधानिक व्याख्या की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं आपका जनसत्ता। क्या? जनसत्ता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसी राजा, संसद या विशिष्ट वर्ग के पास नहीं, बल्कि भारत की जनता में निहित है। यह शब्द दर्शाते हैं कि इस संविधान को किसी बाहरी शक्ति ने भारत पर नहीं थोपा है, बल्कि भारत के लोगों ने ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे बनाया, स्वीकार किया और खुद को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? किस वर्ष जोड़े गए? ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो आपके जोड़े गए 1976 में। कब जोड़े गए? 1976। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल 2 शब्द नहीं बल्कि 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या? अखंडता। भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, उसके बाद कोई संशोधन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम के तहत हुई संघीय न्यायालय की स्थापना? तो हुई आपकी 1935। कब हुई? 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी संघीय न्यायालय की स्थापना।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय की नींव रखी गई थी। हालांकि अधिनियम 1935 का था, लेकिन जो संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से दिल्ली में काम करना शुरू किया था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोलकनाथ मामले में क्या निर्णय दिया गया? गोलकनाथ मामले में क्या निर्णय दिया गया? तो वो दिया गया मौलिक अधिकार संशोधन से बाहर है कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य क्या क्या हुआ था इसमें? इस मामले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के बहुमत से एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे के सुब्बा राव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के भाग 3 पवित्र और अपरिवर्तनीय हैं। संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न तो छीन सकती है, न ही उन्हें कम कर सकती है। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया जाने वाला संविधान संशोधन में अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत एक कानून ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनर्वा मिल्स मामले में किस सिद्धांत को दोहराया गया? तो वो दोहराया गया आपका स्मिथ संशोधन शक्ति। किसको? स्मिथ संशोधन शक्ति। इंदिरा गांधी सरकार ने पहले से संविधान संशोधन के दौरान अनुच्छेद 368 में धारा 4 और 5 जोड़ी थी। इसके तहत संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति दे दी गई और कहा गया था कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।